आपकी नर्सरी में मैंने देखा है कुछ अलग तरीके की है, आप मिट्टी में नहीं उगाते, उसको तिरपाल के ऊपर उगाते हैं जी, कुछ। उसको हम पॉलीथीन पे प्लास्टिक शीट होती है उस पे लगा के उस पे ही बोआते हैं। उसकी मशीनरी का वो बेड बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कारपेट्स, ग्रास कारपेट्स होती हैं, समझ गए समझ तो गए। उस तरह से वो कारपेट बन जाता है और उसको उठा के वो मशीन में लग जाती है। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूँ आज पैतृक जिला अपने अपने और मेरे ये जिले का क्षेत्र है नगीना क्षेत्र। मैं एक ऐसी हस्ती के पास हूँ। हस्ती इसलिए इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, हस्ती इसलिए कि उनका दिल बहुत बड़ा है और इतने बड़े होने के बावजूद भी इतने छोटे वाला व्यवहार करते हैं। इतना इतना मतलब आपको उनके साथ बैठ करके कभी लगेगा नहीं कि वो इतने बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी मतलब उन्होंने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है और किसानों के लिए उनके पास इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना कुछ है कि बहुत कुछ है। वही मैं आज उनसे निकालने की कोशिश करूंगा। मैं हूं आज कुंवर साहब के पास। हम सम्मान से उनको कुंवर साहब बोलते हैं और वो हैं भी जन्मजात कुंवर साहब हैं। एक बहुत बड़ी अच्छी और एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुए और किसानी को उन्होंने चुना। मैं उनका परिचय भी आपसे करवाऊंगा, सारी चीज़ें। अब मेरे पीछे बैठे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं बहुत दिनों से, हमारी मित्रता भी है, मेरा आने का प्लान भी था, लेकिन धीरे धीरे होता है कि हर चीज़ एक समय पे होती है। तो आज की चर्चा होगी स्पेशली धान पे। ये जो मेरे पीछे हस्ती बैठी है ये धान के मास्टर हैं, मास्टर ऑफ धान, हमारे यहाँ के बिजनौर के। इनका धान यहाँ से लेके विदेशों तक एक्सपोर्ट होता है। हम उसी बारे में सारी चर्चाएं करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि इस फौजी भाई को थोड़ा सा एक सपोर्ट मिले आप लोगों का। सेना से निकल के एक आदमी किसानों की सेवा में लगे है तो बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है। कुंवर साहब जय हिंद। जय हिंद। राम राम जी। साहब, आपका पूरा परिचय एक बार थोड़ा मेरा नाम शरद कुमार है जी। ग्राम हरगनपुर, तहसील नगीना, विकास खंड कोतवाली, जिला बिजनौर, यूपी का रहने वाला हूँ। आपको अगर ऐतराज ना हो तो आपका मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 7533829171 जी। मेरा पहला सवाल कि मेरे मन में भी कई बार आता है, हमारी मित्रता काफ़ी सालों से है और आप बहुत अच्छा खाना खिलाने के मामले में जाने जाते हैं। अभी आपको कहीं मट्ठा घी मिले ना मिले, वो कुंवर साहब के यहाँ जरूर मिलेगा 100%, और वो भी ऑर्गेनिक। खेती में कैसे पदार्पण हुआ? देखिए, खेती में मैं इसलिए पदार्पण हुआ मेरा कि मैं, हमारे फादर 89 में एक्सपायर हुए। तो 89 में जब एक्सपायर हुए तो बिजनौर के एक अच्छे पॉलिटिशियन थे जी। और पॉलिटिशियन होने के नाते हमारे जो और भाई थे वो सब फौज में या कहीं सर्विस में चले गए। हाँ, सब बड़े अधिकारी बने आपके बने यहाँ पे। अधिकारी मेरे ख्याल बने। से 3-4 सेना में जनरल हैं और जी जी जी, डॉक्टर हैं। हाँ, तो सब जब बन गए तो भाई खेती करने के लिए भी कोई चाहिए था। जी जी जी। तो मेरे को 2000 रुपये सैलरी पर मंथ, गाड़ियाँ, हथियार जी। सबके साथ मेरे को यहाँ एक तरह से सैलरी बेस्ड मेरे को अपॉइंट किया गया, मेरी मदर ने और अच्छा। मेरी फैमिली ने। ओके। मैं जब खेती करने शुरू करा, अब खेती करते करते इंटरेस्ट डेवलप हुआ। हमने कहा भी जो काम हम कर रहे हैं। टोटल जमीन में अभी अब कितने में खेती कर रहे हैं? आज की तारीख में मेरे पास 40 एकड़ लैंड है। 40 एकड़। 40 एकड़ है। वैसे हमारी फैमिली की जो पूरी लैंड है वो करीबन 200 एकड़ है। जी। हाँ, वो डिवाइडेशन होती गई तो इस तरह से है और बाकी कुछ खेती सब कर रहे हैं। मैंने उसको खेती को एक अपना इंटरेस्ट लेके एक है कि कुछ 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 करें, ऐसे नहीं कि खेती कर रहे हैं मतलब टाइम पास नहीं होना। टाइम पास नहीं। इसको हमने खेती करने का तरीका हमने अच्छी तरह से, और खेती इसलिए दिखा है कि आप जैसे जितने भी जो पीछे से जनरेशन आ रही है वो लोग देख करके थोड़ा उनके मन में आएगा यार कुंवर साहब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। मैं भी करूँगा। तो इस तरह से हमने खेती करनी शुरू की। बहुत बढ़िया। कितने साल हो गए लगभग कुंवर साहब की? मैं 91 से खेती कर रहा हूँ। जब खेती में आ गए थे। बाकी लोगों की तरह आप बाकी फसलें क्यों नहीं करते? आप केवल धान, मास्टर ऑफ धान कहे जाते हैं बिजनौर के, तो धान को ही क्यों पकड़ा? ऐसा क्या रीज़न है? देखिए, इसके 2-3 रीज़न हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं गन्ना भी करता था जी। और तो गन्ने में मेरे को ये चीज़ दिखाई दिया कि पूरे 12 महीने आप काम से लगे रहते हैं। बिल्कुल। 12 महीने गन्ना आप करना, बोइए, खुदाई कराइए, उसको फिर पालिए, फिर उसको गन्ने को काट के फैक्ट्री में डालिए, फिर आप पेमेंट के लिए दौड़िए, फिर आपका पेमेंट का पर्चियों के लिए दौड़िए। इन सब चीज़ों के लिए आप दौड़ा था। जब ये सब समस्या आई तो मैंने भाई इतनी समस्या करनी है
तो इससे अच्छा तो वो वाली क्रॉप करनी चाहिए जो हम अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं बेच सकते हैं। बिल्कुल। और इस तरह से एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न एक ये है कि भाई आप अपनी क्रॉप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से काट सकते हैं, क्योंकि गन्ना तो आपकी फैक्ट्री वगैरह इंडस्ट्री जब तक आपको पर्ची नहीं देगा जब तक आप काट नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये सब बेनिफिट्स थे, इस चीज़ को देख के मैंने अपनी क्रॉप को अपने अंदर कराया। अभी मैं जो देखा है तो आप जो धान की बुवाई करते हैं मशीन से करते हैं, लेबर से नहीं करते, ऐसा सही बात है? अब जी। मशीन भी लाए थे लास्ट ईयर। मैं हाँ मशीन भी है। देखिए अब हमें कॉस्ट कम करनी है। क्या मशीन सक्सेस है? मशीन सक्सेस है। आपकी नर्सरी भी मैंने देखा है कुछ अलग तरीके की है, आप मिट्टी में नहीं उगाते, उसको तिरपाल के ऊपर उगाते हैं कुछ। जी, उसको हम पॉलीथीन पे प्लास्टिक शीट होती है उस पे लगा के उस पे ही बोआते हैं। उसकी मशीनरी का वो बेड बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कारपेट्स, ग्रास कारपेट्स होती है, समझ गए समझ तो गए। उस तरह से वो कारपेट बन जाता है और उसको उठा के वो मशीन में लग जाती है और उसको आपने वो मशीन अपना आप लगा रही है, लगाती चलिए। लगाती चली जा रही है। बहुत बढ़िया। तो एक तो ये चीज़ है। और हमने देखिए टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आप पुराने पैटर्न से चलेंगे तो आपको ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, नहीं थक चल जाएंगे। पाएंगे आप। आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन खर्चा बढ़ जाएगा बिल्कुल। और आय आपकी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये भी हम चाहेंगे कि भाई नई टेक्नोलॉजी को नई अपनाया जाए। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और अपनी क्रॉप को वो करें। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके पास कौन कौन सी आप वैरायटी लगाते हैं धान की लगाते हैं? देखिए धान की वैरायटी में हमने जैसे जब 91 में शुरू करते थे तो हमने हंसराज भी लगाया जो यहाँ का नगीने हाँ, का हमने सुना फेमस है जी। फेमस आज भी है, परंतु इसका बिक्री नहीं होती, लोग बाग उसको उतना सैलरी में बिक नहीं पाता। तो एक इसकी रीजन हंसराज के तो खेत में भी खुशबू आती है, खुशबू पास आती से निकल जाओ तो। जी। तो एक तो ये रीज़न है। तो अब उसके बाद हमने और वैरायटीज लगाई। आज वर्तमान में हमारे पास वर्तमान में मेरे पास 1121 है और 1847 है, 1692 है और क्या नाम है 1609 है। तो क्या ये सब लंबे चावल वाली हैं? हाँ लंबे चावल वाली हैं। देखिए इसमें भी एक चीज़ होती है, हर जगह का डिमांड अलग है। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज में चावल दूसरा बिकता है और अरेबियन वहाँ कंट्रीज शायद में लंबा चावल बिकता लंबा है। तो जैसे क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज वाले चावल फ्राइड राइस खाते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली चावल को उबाल के कच्चा चावल खाते हैं, जी जी जी। वो कच्चा चावल नहीं खाते, वो फ्राई करके उसको चावल को खाते हैं। और जैसे अरेबियन कंट्रीज वाले हैं वो बिरयानी में खाते हैं, उनका वो बिरयानी वाला टेस्ट है। तो हर जगह का टेस्ट के हिसाब से आपको चावल पैदा करना पड़ेगा और आपको वहीं सप्लाई करना पड़ेगा। आपका जो चावल है किस किस कहाँ के बाहर जा रहा है? जी हमारा चावल देखिए 1637 चावल जो है मैंने आपको बताया 1637, तो 1637 वो आपका चावल ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में जाता है। और जो हमारा चावल जो 1121 चावल है वो सऊदी अरब में जाता है। 1121 मतलब खुशबू वाला है या सादा? सब कुछ वही। देखिए बासमती के कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छा। बासमती ऐसे नहीं कि किसी भी को भी आप बासमती जी कह जी दें। जी जी। तो पहले जैसे एक छोटा चावल तिलक खाता था उसमें भी खुशबू बहुत होती थी, परंतु उसको बासमती नहीं रखा गया। कारण रीज़न क्योंकि बासमती के कैरेक्टर्स होते हैं कि बासमती का चावल एक तो टूटना नहीं चाहिए, लंबा होने बनने के बाद, मैं बनने की बात बता रहा हूँ आपको कि अगर आप पकने के बाद जब चावल को लंबा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, पेट में खाने के बाद सॉफ्टनेस होनी चाहिए। पेट ये नहीं कि पेट में हैवीनेस आ जाए, तो अगर हैवीनेस आ रहा है तब भी वो बासमती नहीं खिलाएगा। तो ये सब बहुत सारी है, तो खुशबू भी साथ। अच्छा बासमती नाम कहाँ से आया? बासमती मतलब जिसमें खुशबू, ओके। तो इसमें बासमती का मतलब बास खुशबू। तो खुशबू यहाँ दो कारण से आती है। यहाँ के हमारे जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में एक तो हम लोग तराई एरिया में हैं, तराई एरिया में ओस गिरती है और पानी है, मिट्टी है। तो दो तीन हमारे यहाँ मिट्टी दोमट मिट्टी है, तो दोमट मिट्टी होने के नाते और बासमती ओस जब गिरती, जब धान पकता है तो उससे हमारा बास बनती है। हाँ निकलती है खुशबू आती है। तो ये आज भी हम अपने लगाते हैं तो हमारे बासमती में खुशबू आती है। अच्छा धान को किसान भाई ज़्यादातर मैं देखा है, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि भैया धान का वीडियो नहीं बना रहे, धान का रकबा भारत में बहुत बड़ा है,
तो मेरा मन था कि मैं एक जेन्युइन आदमी को पकड़ूं जो मेरे सवालों का ईमानदारी से जवाब दे। ऐसे ही मैंने एक वर्मी कंपोस्ट पर लास्ट वीडियो बनाया। नया लड़का है, ईमानदारी से सब कुछ बोल के गया। वो एक्चुअल कुमार साहब जरूरत सच बोलने की है देश में, तो ज़्यादातर लोग नहीं बोलते, कैमरे के सामने छिपा जाते हैं और किसानों को उसका नुकसान होता है। तो इसीलिए मेरे मन में था कि मैं आपके पास आऊँगा। कुमार साहब हमारे बड़े सच्चे आदमी हैं। किसान नर्सरी कैसे तैयार करे, मतलब देखिए नर्सरी, देखिए खेत की तैयारी से शुरू करते हैं। मैं क्या देखिए नर्सरी तैयार करने के लिए तो दो तरह के तरीके हैं। अच्छा, एक चीज बात में रोकूंगा। आप दो तरीके से खेती करते हैं, आप ऑर्गेनिक भी करते हैं, आप रेजिड्यू फ्री भी करते हैं। मतलब केमिकल तो डालते हैं मगर वो ऐसा डालते हैं कि ताकि आपके चावल में ना आए। मैं दोनों पे आपसे आगे चल के बात करूंगा। ठीक है, तो पहले आप खेत की तैयारी आपने मैं नर्सरी के बारे में बता देता हूँ। तो नर्सरी देखिए 2-3 तरीके से नर्सरी होती है। एक तो पुराना पैटर्न है कि आपने क्यारी बनाया, 1 एकड़ में कितना बीज आज तक किसी 1 एकड़ में देखिए वैसे तो आपका 1.5 किलो से 2 किलो लगता है एकड़ में। दूरी क्या रखते हैं आपके हिसाब से? नर्सरी की बात, प्लांट टू प्लांट। प्लांट टू प्लांट देखिए हमारा जो प्लांट का है, ये कहते हैं कि एक 1 स्क्वायर मीटर में 35 से 40 पौधे आने चाहिए। अगर आप 1 स्क्वायर मीटर एक लगा देते हैं जी जी। तो उसमें पौधे 35 से 40 पौधे आने चाहिए, तभी आपकी प्रोडक्शन आएगी। मगर आजकल लेबर है तो लेबर तो 35 से 40 पौधे नहीं लाती, तो वो उनकी पौधे 25 के आसपास आते हैं, तो इसलिए वो कॉस्ट में है। अब जैसे हम मशीनरी की बात मतलब हमें नजदीक पौधा लगाना है? पौधे नहीं, नजदीक नहीं लगाना, नजदीक नहीं, डिस्टेंस होना चाहिए। ओके। वैसे तो देखिए 6 इंच या 9 इंच आपका 10 से 12 सेंटीमीटर पे वो आपका पौधा होना चाहिए। 12 सेंटीमीटर पे पौधा तो पौधा 12 या 36, यानी कि 1 फीट में 2.5 पौधे, मतलब दो से 3। तो 12 से इतने सेंटीमीटर होना चाहिए। लाइन टू लाइन 20-22 सेंटीमीटर होना चाहिए, 20-22 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। तो ये मतलब 1 फुट पर लाइन, हाँ, और 10 आधा फीट पे आप मान के चलिए पौधे से पौधा। तो इसलिए आपको इस सिस्टम पे लाना है। मगर मैनुअल तो आप कर नहीं सकते, बिल्कुल, क्योंकि इसको आप कैलकुलेशन भाई, अगर आपने थोड़ा सा एरिया लगाना है तो आप उसको 1-2-4 लगा के उसको बिल्कुल कैलकुलेशन करके लगा सकते हैं, परंतु आप ज़्यादा एरिया में नहीं लगा सकते, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी जैसे अब लेबर लगाती है तो लेबर तो बस दनादन लगाती जाती है, तो वो इतने पौधे नहीं आ पाते। जब पौधे नहीं आएंगे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन नहीं आएगी तो फिर किसान को कॉस्ट तो लेबर को, लेबर कम पौधे लगाती है, ओके, लगाना ज़्यादा चाहिए। तो ये एक तो ये, अगर आप ड्रिलिंग नहीं करा पाए तो गए काम से। नहीं, ड्रिलिंग हो, देखिए हर वैरायटी के करेक्टर्स हैं जी। ये नहीं कि जी एक वैरायटी आपने बासमती लगाई तो उसके 40 ट्रेलर्स हो गए। एक वैरायटी के ऐसे भी हैं जो 40-40 ट्रेलर्स भी हो जाते हैं, और एक वैरायटी ऐसा नहीं है कि हर वैरायटी, अब जैसे आप और हम दोनों हैं, हम लोग में दोनों में अंतर है, बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, तो जिससे ये फर्क आता है। तो ऐसी वैरायटी उसका भी करंट है बासमती में, आप ऐसे नहीं कहते। हर कोई 30-40 कल्ले नहीं दे सकते, तो लोग परेशान होते हैं, भाई साहब कल्ले नहीं निकल रहे धान में। पहले ये देखो मैं बीज कौन सा लाया हूँ, उसका कैरेक्टर क्या है। हाँ, कैरेक्टर कौन सा है, देखिए अब अगर आप देखिए इसमें भी अंतर है, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले के इतने टिलर्स होंगे नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन वाले के टिलर्स होंगे, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, महसूस करिए कि जब पौधा की समय ज़्यादा लगेगा तो उसको टिलर्स में उन टाइम आराम से पौधा लंबा होगा, और जब छोटा है उसको छोटे कम समय में आप उसको क्रॉप ले रहे हैं तो इतने टिलर्स नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल, तो ये एक तो ये रहेगा। तो टिलर्स का मतलब ये नहीं है कि आप, वो वैरायटी पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी वैरायटी है। दुनिया प्रोडक्ट तो दुनिया भर के बेचती है टिलर के चक्कर में लोगों को, और लोग बेवकूफ़ बनते हैं। भाई देखिए कंपनी का तो काम है बेचने का काम, उसका तो देखिए अब उसमें हमारे बच्चे या हमारे भाई जा रहे हैं, उन्होंने हमें ही बेचना है माल, तो जब हमें माल बेचना है तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो हमें समझाना ही है। अगर वो हमें नहीं समझाएंगे तो ये भी है, तो उनको कैसे। तो तैयारी हम कैसे करें नर्सरी की, कितना बीज 1 एकड़ के लिए होना चाहिए? देखिए जैसे नर्सरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो एक तो 3 तरीके मैंने आपको बता रहा हूँ कि एक तो होता है पुराने पैटर्न नॉर्मली कि आपने पडलिंग किया, और पडलिंग मतलब कादल कीचड़ और कीचड़ बना के आपने उसमें अंकुरित करके और बीज को डाल दिया, एक तरीका ये है। एक तरीका है आजकल बेड सोइंग नर्सरी भी हो रही है कि वो उसको बेड ऊंचा करके रेस करके उसको कादल काटा और उसमें आपने नर्सरी डाल दी। एक अब आजकल जैसे मैं कर रहा हूँ नर्सरी, मैं उसको पॉली शीट पे
लगा के उसको एकदम उस तरह से नर्सरी कर रहा हूँ, तो आप प्लेट प्लेट टाइप के बना रहे प्लेट बना रहा हूँ। तो ये नर्सरी तीनों है। अब तीनों नर्सरी में भी एक अंतर है। तो जो नॉर्मल नर्सरी है वो आप कहते तो हैं कि 25 दिन का पौधा लग जाता है, लेकिन पर practically लगता नहीं होता है, नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं होता। वो 1 महीने से पहले का पौधा बिल्कुल, लगता बिल्कुल। नहीं है, 40-40 दिन पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। बिल्कुल आपकी बात और सही लोग है। उसमें वो खाद भी तो ठोकते हैं। हाँ, आप जितना बड़ा छोटा पौधा लगाएंगे उतने ज़्यादा ट्रिलर्स होंगे, उतने ज़्यादा वो ग्रोथ करेगी, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, उतनी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में में अंतर आएगा। तो एक तो ये चीज़ है। तो जैसे अब आप नर्सरी है और जैसे बेड वाला है तो आप वो 20 से 25 दिन में पौधा लगा लेते हैं, क्योंकि उसकी थोड़ी सी केयर अच्छी हो जाती है। और जो हमारा वाला सिस्टम है, जो हम आपको पॉलीथीन पे बोल रहे हैं, पॉलीशीट पे, वो आप 15 दिन की पौध आप अपने खेत में लगा सकते हैं। अरे वाह! तो ये इसको कैसे कैसे बनाते हैं? इसको देखिए, इसको पॉलीशीट पे इसलिए बना सकते हैं। आपको आधी मिट्टी और आधी नहीं, हमने पॉलीशीट ले लिया। नहीं, पहले मिट्टी को आपने छान लिया, ठीक है। और खाद जो कंपोस्ट खाद है, चाहे वो केचुआ खाद हो, चाहे जी, आप जी, आपका खुद का गला हुआ कंपोस्ट खाद, कोई भी खाद, जी जी उस खाद को आपने छान लिया, जी। उसका 50-50 रेशियो मिक्स कर लिया। ओके, मिट्टी आधा, आधा मिट्टी, वर्मी आधा कंपोस्ट, ये आपका सड़ा हुआ खाद आधा। आधा। ठीक है। उसको मिक्स करने के बाद एक आप फ्रेम है हमारा, वो 1 इंच मोटा है, 1 इंच मोटा है। 1 इंच मोटे के बराबर उसमें मिट्टी डालना है। और मिट्टी डालने के बाद उसमें जो हमारा अंकुरित बीज है, जो हमने अंकुरित बीज किया है, 1 इंच मोटा मतलब 1 इंच चौड़ा, 1 इंच इतना मोटा, गहरा ऊपर, जैसे बर्फी डीप की, डीप डीप, जैसे बर्फी की वो होती है। हाँ बस, ठीक है। उसमें मिट्टी डाली, उसमें मिट्टी डाली, सांचा बना दिया। हाँ, सांचा डाल दिया, उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद उसमें बीज को उस पर डाल दिया, और उस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी, और वो सांचा निकाल लिया। बहुत बढ़िया। तो ये सांचा निकालने तो उसमें आपका 15 दिन में आपकी पौधे तैयार हो जाएगी। पानी कितने कितने दिन पे देना है इसको? पानी डेली देना है, रोज रोज। अगर आप फुहारे से या नहीं, हजारे से या पहले 1 दिन तो फुहारे से देना है, जो हजारा है उससे देना है, और उसके बाद आपको पानी उसके अंदर भर देना है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें से मिट्टी निकल ही जाएगी लास्ट तक। नहीं नहीं, हाँ, मिट्टी नहीं रहती, केवल वो पौधा और उसके जड़ बस, क्योंकि इतना फैल जाएगा ना वो फैल जाएगा। तो जो रूट डेवलपमेंट्स उसकी इतनी अच्छी हो जाएंगी उसके, और उसको आप जब उठा के ले जाएंगे, कहीं आपको ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना है, बहुत बढ़िया। तो आपने केवल उसके ऊपर से पकड़ा और उठा लिया, तो आपका पॉलीथीन नीचे तो गया नहीं मिट्टी में, वो पॉलीथीन पे है, तो पॉलीथीन उठाओ और उसको ले जाके नर्सरी। इससे एक बेनिफिट और है, जैसे आप नॉर्मल नर्सरी खेत में से उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ टूटती है। हाँ बिल्कुल, टूटती है। इसकी जड़ आपकी टूटेगी नहीं, इसको आप अलग कर रहे हो बस। आप इसको अलग कर रहे हो, तो अलग कर रहे हो तो आपकी जड़ जाके सीधे वहां लगेगी। अगर आप इसको केमिकली और नॉन केमिकली भी ट्रीट करना चाहते हैं तो वो भी इसमें आपको इजी हो जाएगा। इसमें ज्यादा आसानी है, इसमें आसानी है। इसको उठाओ और सीधा ट्राइकोडर्मा में उसमें डालो, ट्राइकोडर्मा डालो और और निकाल लो, ठीक है ना, रात भर छोड़ दो और बात। तो ये चीज है। तो और इसमें उसको गुच्छियों को बनाना, बांधना, हाँ। रखना, वो मतलब एक पेन है अपने आप में। हाँ, तो वो सब चीजें हैं। तो इस तरह से आप अपनी नर्सरी को, इसमें आप हर ट्रे के पास घूम भी सकते हो, जी जी पर्सनली बैठ के देख भी सकते हो। जी। उसमें आधे पनीर में घुसता नहीं आदमी। नहीं, इसमें तो एक और आपका है, इसमें घास जो बीज है वो बिल्कुल भी नहीं जमा, उसकी जर्मिनेशन जगह ही नहीं है उसकी, जगह ही नहीं रहेगी, जर्मिनेशन नहीं होगा, और आपकी जो सीडलिंग्स की क्वालिटी आएगी वो अलग ही आएगी। हाँ, मतलब जितना भी होगा शुद्ध होगा। आपका क्यारी में एक चारपे के बराबर और ये एक ट्रे, दोनों में बराबर बीज निकलेगा। हाँ, पौधों की अगर पौधों की बात करें तो इसलिए ये सब चीजें हैं। क्योंकि मैंने एक बार ये फीड बनाया था, लेकिन वो गेहूं का किया था मैंने, पशुओं के लिए। एक बार यूट्यूब में देखा, खोपड़ी में जागा, 4-5 साल हो गए, तो मैंने क्या किया, वो एक ट्रे लिया प्लास्टिक का, उसके अंदर चावल गेहूं अंकुरित किया और वो रख दिया, और रोज उसको पानी देता रहा, गेहूं नीचे से पानी निकलता रहा। तो कुमार साहब ये इतने बड़े बड़े ज्वारे बन गए थे, और ये बिल्कुल सफेद नीचे से जड़े, जैसे प्लास्टिक होता है। तो मैंने वो फॉडर कुछ बोलते हैं इसको, मैंने फिर वो जानवरों को खिलाया। तो बाद में मुझे पता चला कि यार वो इसमें फंगस भी पनपता है गेहूं में। फंगस तो हर एक, देखिए, हाँ, तो फिर वो जानवरों को डायरेक्ट खिलाना ठीक नहीं है। फिर वो गाय वाय हमारा उसको छेरा चल गया, मैंने वो खिलाया नहीं फिर। फंगस तो देखिए जब पानी ज्यादा रहेगा, बाकी वो ऐसा था जैसे साफ सुथरा एकदम मस्त। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप पानी के अंदर आप पानी रखेंगे तो फंगस तो डेवलप होगा, बिल्कुल। और फंगस जब डेवलप होगा तो फिर उससे उसको आप डायरेक्टली नहीं खा सकते। अच्छा, ये कितने इंच का लगा देना चाहिए आपके साथ? देखिए, इंच का नहीं, हम तो आपको इसके है, इंच तो अपना आप ही छोड़ दीजिए। ओके,
15 दिन कब से 15 दिन कम से कम, मतलब कम से कम 15 दिन में आपको लगाना आप शुरू कर देंगे। कब से माने हम इसको 15 दिन? जिस दिन से जिस दिन भिगोया, आपने उसमें डाला, मिट्टी में मिट्टी में डाला, उस दिन से आप इसको 15 15 दिन दिन छोड़ दीजिए। 16वें दिन लगा सकते हैं। 16 नहीं, आप 15 दिन लगा सकते हैं। ओके। आपको ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ 15 दिन भी लगा सकते हैं, आप 15 दिन लगा सकते हैं, तो आप लगा लीजिए। तो अधिक से 15 दिन अधिक, आप अधिक जैसे से अधिक कितना रख सकते हैं? अधिक से अधिक 25 दिन मैक्सिमम। कई बार ऐसा होता है ना, किसी घर में कोई दिक्कत आ गई, 25 दिन, समस्या आ गई, बारिश बहुत ज्यादा है, नहीं पड़ी, 25 दिन, 25 दिन। 25 दिन, क्योंकि 25 दिन के बाद ये स्वतः ही फिर उसके बाद सूखने लग जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत आ जाएगी जी। उसको, क्योंकि उसको उतना खाना नहीं मिलेगा। इस पे क्या कोई अगले 15 दिन में कोई किसी तरह का फूड देने की जरूरत है, भोजन देने की आवश्यकता है? नहीं नहीं, 15 दिन तो आपको कुछ नहीं देना। अब जब तक आपकी नर्सरी है तो उस नर्सरी में कुछ नहीं देना आपने, और नर्सरी ऐसी रह देना है और कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद लगाने का तरीका? लगाने का तरीका देखिए, मैंने आपको क्या है, अगर आप मैनुअल लगा रहे हैं, आदमी बच्चों मतलब किसी औरतों से या आदमी से लगा रहे हैं, तो आपने उसमें से पौधा को निकाल लेना है बैठ के सूखे में, कोई जरूरी नहीं। देखिए, आप नॉर्मली जब नर्सरी निकालते तो पानी में बैठना पड़ता है, जी। क्यारी में बैठना पड़ता है भाई, उनके आसान हो जाती है, हाथ कपड़े भी खराब पैर होते वैर हैं। खराब हो जाते हैं, कब सब गलते हैं, सब कुछ होता है। आप इसको कोई ज़रूरी नहीं है, आप सूखे में बैठ जाइए, सूखे में बैठ के उसको निकाल लीजिए, निकाल के उसमें उसको जैसे गुच्छी बनाते हैं, उस गुच्छी बना के आप वो बना लीजिए और उसको लगा लीजिए। लगाते समय जब आप खेत की तैयारी करते हैं, जब कादल कट रही होती है, जी, उस समय पे क्या क्या आप फर्टिलाइजेशन डालते देखिए हैं, कितनी मात्रा में? देखिए, पहली बात तो मैं हरी खाद देता हूँ जी। नवरत्न खाद को मैं डालता हूँ। वही अपनी हाँ, तो नवरत्न खाद में जब कर रहा हूँ तो उसमें तो नवरत्न में वही अपने 3 दलहन 3 तिलहन और हाँ तीन अन्य नहीं, फसल। 9 है। जी, जैसे ढैंचा हो गया, तिल हो गया, मक्का होगी, लोबिया हो गया, सनी होगी, और आपका क्या नाम है, मूंग हो गई, तो और आपका तो 8-9 फसलें, 3 8-9 दलहन 3 तिलहन और 3 अन्य फसलें मिला हाँ, ऐसे मिला के के। इसका रिजल्ट तो बहुत जबरदस्त है। इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। देखिए, पहले रीज़न क्या है, रिजल्ट तो पहले भी हम लोग लगाते थे, हमारे जो बुजुर्ग थे इसको करते थे, जी। हर खेत को देते थे। जो धरती माँ है तो उसको कुछ चाहिए ना, अगर आप आप ले रहे हैं, दे नहीं रहे? दे रहे नहीं रहे, आपने लेना है, और ले भी रहे हैं किससे उसको, अब आपने केमिकल डाल दिया, केमिकल डालने के बाद ये डाल दो, फर्टिलाइजर दे दो, अब कंपनी है नई नई आती हैं, वो कहती है ये पेस्टिसाइड डाल दो, ये फंजीसाइड डाल दो, और ये वाला फर्टिलाइजर डालो, ये न्यूट्रिएंट्स डालो, और ये न्यूट्रिएंट्स डालो। तो जैसे आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, इतनी न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में है जितनी हमारे धरती माँ में है, तो धरती माँ की और आप में न्यूट्रिएंट्स में कोई कमी नहीं है कि उतनी ही है। बिल्कुल। और बस वो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको आयरन और बोरोन और फ्लोराइड टैबलेट्स दे देता है, जी। और उसको खा के आपके दर्द हो रहा है, पेन किलर है तो पेन किलर दवाई दे दी आपको उसने, तो देने के बाद आपका वो खत्म हो जाना है। तो वही क्या कारण है, तो कुछ ना कुछ कमी आपकी शरीर में कमी हो जाती है, वो डॉक्टर वो सॉल्ट के रूप में, जैसे हम कह देते हैं सॉल्ट, तो वो सॉल्ट कह लीजिए उसको, उस रूप में हमें दे देता है, तो हमें आराम हो जाता है। तो वही हमारी धरती माँ का है। तो धरती माँ को जब हम कुछ देंगे तभी तो वो हमको वापसी करेगी। अब जब हम दे ही नहीं रहे तो यही है। अब देना है तो देंगे कैसे? 2 तरीका, एक तो है तो केमिकली दीजिए, एक आप ऑर्गेनिक टाइप दीजिए, मतलब प्राकृतिक टाइप दीजिए। तो आपने नवरत्न खाद दे दिया, नवरत्न खाद उसके बाद जुताई कर दिया? उसका जुताई कर दिया, जुताई करने के बाद उसको जब हमने पडलिंग करा, पानी वानी भरा, तो उसमें दे दिया। जुताई करने से और पानी भरने के बीच में कितने दिन का गैप होना चाहिए? जुताई करनी, देखिए जुताई तो आप जैसे कर देते सूखे में, तो आप तीसरे दिन चौथे दिन पानी भर लीजिए, तो उसको जुताई करके वो तभी तो सड़ेगा। जी। अगर उसको नहीं सड़ेगा तो उसका मजा क्या आएगा? बिल्कुल। और आप जब तक आपके खेत के पास सड़न की बदबू नहीं है तो फायदा नहीं है, तो तभी आपको फल नहीं है। अब दूसरी, उसके बाद आपका 2 तरीके हैं, एक आप प्राकृतिक दे सकते हैं, घनजीवामृत के द्वारा दे सकते हैं, एक आप केमिकली NPK डाया या ये सब के द्वारा भी दे सकते हैं। तो 2 तरीके हैं। जैसे NPK तो जैसे बासमती में हम जो देते हैं तो हम देते हैं करीबन 12 किलो 12 किलो 12 पंजे 60 किलो एकड़, 60 किलो वन टाइम। हाँ, वन टाइम। अच्छा, दोबारा नहीं देते? दोबारा नहीं देते, ठीक है ना। और जो इसमें प्रकृति में देते हैं तो इसमें हम 10 कुंटल दे देते हैं, 10 कुंटल एकड़।
गोबर की खाद। गोबर की खाद नहीं, गोबर की खाद घन जीवामृत। घन जीवामृत कैसे बनता ओके। है वो मैं आपको बताऊं जी। कि घन जीवामृत में जैसे आपने 1 कुंटल गोबर है, तो 1 कुंटल गोबर को मैं, गोबर मतलब कच्चा है पका? पक्का, कच्चा नहीं, पक्का बात मतलब थोड़ा सड़ा, मतलब 1-2 महीने पुराना? हाँ 1-2 महीने, 25 दिन पुराना जरूर होना चाहिए। तो उसमें आपने 2 किलो बेसन डालना है, उसमें 2 किलो गुड़ डालना है, जी। और उसके अंदर ही आपने गाय का मूत्र डालना है 10 किलो कोई, उसको डाल के उसको मिक्स कर देना है, सारे को मिक्स करके उसको 3-4 दिन उसको रख लेना है। छाया में सुखाना है? छाया में रख दो, चाहे कहीं आप छाया में मत रखो, उसको कट्टे में ही भर के रख दोगे ना, तब भी अच्छा। वो काम कर, पर कट्टे छाया में रख देना, धूप में नहीं डालना। ओके, मतलब अगर हम फैलाएं भी ना हाँ, तो उस गोबर में मिला के और उसको गोबर में मिला के, और उसको रख दो भर के? हाँ उसको किसी बैग में, जूट वाले बैग में भर के रख दीजिए, जितने भी जूट वाला बैग है, पर छाया रखना, छाया में, धूप में नहीं कि धूप में रख दिया। आप उसके बाद 5-6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उसको अपने खेत में बिखेर दीजिए, वो आपका पूरा काम करेगा। बहुत बढ़िया। एक तो ये चीज़ है। तो ये बिखेर दिया हमने। हाँ। ये कितना लेना है 1 एकड़ के लिए? 10 कुंटल? हैं? 1 एकड़ के लिए कितना लेना है? 10 कुंटल बोला मैंने। 1 एकड़ के 10 कुंटल? 10 कुंटल देखिए, वैसे तो लेकिन कहते देना हैं कब? 5 कुंटल। कादर काटने में देना है? हाँ नहीं, कादल जब आपने पटलिंग कर लिया, कादल काट लिया, उसका कीचड़ बना लिया, उसके पौध लगने से पहले, अच्छा, पौध लगने से पहले तब देना है ये? तब देना। वैसे तो देखिए 1 कुंटल कहते हैं, 1 कुंटल बोलते हैं, तो अगर मेरे पास इतना है मैं 2 कुंटल डाल देता, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा डाल दिया तो आपको नुकसान देगा, ये फायदा ही देगा, तो मैं 2 कुंटल तक डाल देता हूँ अपने खेत में। बहुत बढ़िया। तो एक तो ये करता हूँ, उसके बाद अपनी प्लांटिंग कर देता हूँ। प्लांटिंग करने के बाद कोई 20 दिन तक कुछ नहीं करता। 20 दिन के बाद उसमें गाय का मूत्र, और जैसे जीवामृत, जीवामृत है, जीवामृत में गाय का 10 किलो गाय का मूत्र लिया, एक ड्रम लिया, ड्रम में 10 किलो गाय का मूत्र लिया, और उसमें 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, और ये अपना डाल के और पानी भर के रख देता हूँ। और पानी भर के जब रख देता हूँ, उसके बाद वो उसको मैं वो डालता ही रहता हूँ, कंटिन्यू चलता है? कंटिन्यू शुरू करता है, हर 10वें दिन मैं वो उसमें वो डालते रहता हूँ। बहुत बढ़िया। जैसे 200 लीटर का है, वैसे तो वैज्ञानिक सब लोग बोलते हैं कि 200 लीटर बहुत है एकड़ के लिए, परंतु मैं 4-5 भाई वो 4-5 इसलिए बहुत नहीं है क्योंकि इतने पैथोजेंस इसके अंदर इतने समय से भरे हुए हैं, उनको ये जीवाणु कम पड़ जाएंगे। जी जी, तो इसलिए मैं 4-5 लीटर डालता रहता हूँ। तो उसके बाद धान लगा दिया? धान लगा फिर उसके बाद क्या? 20 दिन बाद हमने धान को, मैंने आपको बताया, जीवामृत दे दिया, फिर 20 दिन बाद, फिर 40 दिन बाद फिर दे दिया, तो ऐसे हम 60 दिन बाद फिर दे दिया, फिर जीवामृत? हाँ, जीवामृत। फिर 10 पन्नी भी देता हूँ। 10 पन्नी से ये है कि जो कीड़ा वीड़ा है, कोई भी बीमारी मतलब हमारे, कीट नियंत्रण आप 10 पन्नी से करते हैं? 10 पन्नी से करता हूँ। तो 10 पन्नी में, जैसे भी 10 पन्नी में, उसमें भी 10 लीटर। कभी आपने बायोलॉजिकल कंट्रोल पे क्या काम किया? आप बताइए, मैं थोड़ा बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम पहले किया था जी। मगर यह है कि वो हमने, इसलिए बात है वो आपकी ठीक है बात, किसान कर सकता है, मगर उसमें एक चीज है ना, वो पैसे से आ रहा है, ये हमारे पास फ्री का माल हाँ है। बस ये अंतर है। और जब तक हम अपनी कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, तो आपको अपनी आय में, आपकी आय, हम अभी 50 एकड़ तक के किसान के लिए 9 कल्चर निकाल के लाए कैप्सूल में। अच्छा, आप एक बार अपने घर पे 500 लीटर, जैसे आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो आप 1000 लीटर में ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, बैसिलोमाइसिस, आपका ये निमाटोड वाला हो गया, मैक्रोरहिज़म एनिसोप्ले, बिवेरिया बेसियाना, वर्टिसिनम लगानी, बैसिलस सब्टिलिस, बैसिलस थुरंजेसिस। इसमें आपका बैसिलस सब्टिलिस और आपका सूडोमोनास ग्रोथ प्रमोटर भी हो गए, साथ में फंगीसाइड भी हैं, और इसमें 5 कीटनाशक हैं, 4 फंगीसाइड हैं जी। तो ये सबको, ये 3 तरीके से आते हैं कुमार साहब। एक तो पाउडर फॉर्म में आते थे, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, CFU काउंट कम होता है। लिक्विड फॉर्म में इनकी एक लिमिट होती है कि एक बोतल 2-3 तक ही जा सकती है, और बोतल को ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत पड़ती है, दूसरा मिलता भी कॉस्टली है। हम लोगों ने इसको क्या किया है कि सारे के सारे नो बैक्टीरिया कंटामिनेशन फ्री बनाए हैं, 1 साल तक चलने वाले बनाए हैं। अगर आप किसी वजह से किट को लेकर के नहीं यूज कर पाए तो 3 साल खराब नहीं होगी, आप चाहे जैसे रखो उसको। अगर आपने बना दिया तो भी 1 साल कंटामिनेशन नहीं होगा। अगर आप हर महीने उसमें बनाते समय आपने जितना उसके अंदर
मटेरियल दिया है उसका 25% हर महीने देते हैं, तो ये साल भर चलेगा। इसको 10 लीटर से लेके 1000 लीटर तक अगर आप मल्टीपल करते हैं तो CFU काउंट बराबर रहता है। किसान के लिए एक ऐसा रामबाण है। दूसरा ये मदर कल्चर हो गया, इसमें से 2 लीटर निकालो, 200 लीटर में डालो, और उसके बाद उसके अंदर गुड़ डाल दो, 10 दिन छोड़ दो। अगर फसल पे बीमारी आंखों से दिखाई दे रही है तो प्योर का स्प्रे करो, वरना तो आधा पानी आधा मिला करके स्प्रे करते रहो। और कुछ भी नहीं, अगर आपने इसको 100 लीटर एकड़ छोड़ दिया महीने में एक बार, अब गंगा जी नहा गई। आपके खेत में किसी प्रकार का दीमक से लेकर कहीं से सुंडी से लेकर हिल्ली तक कोई बीमारी आने वाला नहीं। ये केवल 1499 रुपये में हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो मदर कल्चर पूरे भारत में कोई किसी को नहीं दे रहा आजकल बनाने के लिए। इतने कम में 9 फंगस आपको। तो यहाँ पे अगर आपके पास 50 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, एक किट काम कर रही है। अब आपका खर्चा कितना? 1499। ऐसे ही एक हम लोगों ने बनाई है। बनाई तो वैज्ञानिकों ने थी, हम लोगों ने तो केवल लोगों को बताने का काम किया है, इसको समेटने का काम किया। लाइफोलाइज टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। इसको -60 डिग्री में बैक्टीरिया को ले जाकर ठंडा किया जाता है और पानी को रख कर देते हैं, बैक्टीरिया को फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि जब वो पानी के संपर्क में आए तभी एक्टिव हो, वरना तो एक्टिव ना हो। मतलब जन्म मेरे खेत में घर होना चाहिए। उसमें हमने दूसरे में लिए नाइट्रोजन के 4। अब कुमार साहब को दलहन बोनी है, मुझसे पूछ कर थोड़ी बोएंगे। धान बोना है, उसके बाद में उनको गन्ना बोना है, गाजर बोनी है, सलजम बोनी है। तो इसमें क्या एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एजोस्प्रिलम और आपका राइजोबियम, 4 तो ये दिए हम लोगों ने। एक का इसमें जिंक का है, एक सल्फर का है, एक मैग्नीशियम का है, एक आपका फास्फोरस का और एक पोटास का है, एक डिकम्पोजर का है। तो ये 9 बैक्टीरिया का, ये केवीके में दिया हूँ मैं, 9 बैक्टीरिया का ये बना दिया हमने। बैक्टीरिया को अलग 500 लीटर बनाइए, इसको अलग। बैक्टीरिया को स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल मदर कल्चर बना के खेतों में छोड़ते रहिए। अगर आपको लगता है कि यार मैं तो वैसे 50,000 रुपये फूकता था, ये तो 3,000 रुपये में दोनों आ रहा है। एक 1499 का है बैक्टीरिया, 1599 का है, 3100 में आपके घर पहुंचा के दे रहे हैं। दूसरा का आपको लगता है कि नहीं यार मैं कहाँ ये मल्टीपल करूंगा, तो मदर कल्चर 10 लीटर लो, हर महीने खेत में छोड़ दो एक। मदर कल्चर 10 लीटर लो, 200 लीटर में मिला और स्प्रे कर दो। शानदार। मैंने इसका आम पे प्रैक्टिकल किया इस बार, अमरूद पे किया है, अनार पे किया है, गन्ने पे तो मेरे गन्ने में ईश्वर की कृपा से कोई बीमारी नहीं है, बहुत शानदार खड़ा है ना। जितने भी चीज़ें के नाम लेते हैं लोग रासायनिक के, मेरे को नहीं जरूरत पड़ी कुंवर साहब। तो ये हम लोग लेके आए। आप मित्र हो, लेकिन कभी हमारा मौका ही नहीं मिला बैठने का मौका नहीं मिला, तो आज आपको ये बताने का मौका मिला मुझे। तो ये भू प्रहरी के नाम से हमने, प्रहरी मतलब फौजी आदमी हूँ तो उसी तरीके से नाम दिया। भू प्रहरी तो रख दिया इन बैक्टीरिया फंगस का नाम, और भूमित्र रख दिया इन बैक्टीरिया का नाम। ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर किसान चलाए तो ये बड़ा शानदार एक काम करेगा। मैं एक बार जब आपने बताया जी, तो मैं एक बार को इसका ट्राई करके देखूंगा। मैं बिल्कुल दिखाऊंगा आपको। इसका ये है कि देखिए बिना करके तो पता चलता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अब ऐसा तो है नहीं कि आप हम लैब में जा रहे हैं, लैब में टेस्ट करके आ रहे हैं। हमारी लैब तो हमारा फील्ड है। बिल्कुल। और फील्ड में ही पता लगता है कि, और वो भी पता लगता है जब भी कि क्क्रॉप पे क्या उसका रिजल्ट आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपने जो बताया, तो आपके बताएगा इसका मैं एक बार ट्राई करके जरूर देखूंगा, क्योंकि जिससे अद्भुत लाभ मिलेंगे आपको। हाँ, और किसानों को भी जी लगे, क्योंकि उसके लोग लगा रहे हैं। बहुत सारी वीडियो चैनल पे पड़ी हैं, गन्ने में लगा रहे हैं लोग। हाँ, हर फसल में लगवा रहा हूँ मैं। नहीं ठीक है आपकी बात, परंतु ये होता है ना कि जैसे किसान बहुत सारे, ये आपका आजकल हर किसान की एक आदत, एक हैबिट हो गई, इजी पैसा चाहे खर्च हो जाए। हाँ, इजी चाहिए मेरे को। और जो हम बता रहे हैं, तो हमारे पास तो भाई देखिए, हम डंडा लेके थोड़ा मसल्स का है, हम अपने गांव में अपने घर में है, मेरे पास गाय पालन भी है, मुर्गा पालन भी है, तो उसकी वजह से हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, 20 दिन का हो गया धान। कल्लों के लिए आप क्या कहोगे? कल्लों के लिए मेरे पास बहुत सवाल आते हैं, भैया कल्ले धान। देखिए कल्ले का मैंने आपको यही बता रहा हूँ, ये वैरायटी पे डिपेंड करेगा कि कौन सी। आप क्या पीएच का कल्ले से कोई लेना देना है? पीएच क्यों नहीं है वह, क्यों नहीं है क्यों नहीं? पीएच कल्ले का फर्क क्या है? तो मैंने सुना है अगर लेवल सही होगा तो आपके कल्ले बड़े ही बढ़ेंगे। अगर पीएच लेवल आपका सही नहीं है तो कैसे कल्ले बढ़ जाएंगे? अभी आप ही है, कोई किसी का बच्चा, जो किसी माँ अगर तंदुरुस्त नहीं है तो उसका बच्चा कैसे तंदुरुस्त होगा? बिल्कुल। तो भाई वो तो सीधी बात है। अगर पीएच लेवल अगर आपका सही नहीं है तो कैसे कल्ले बढ़ जाएंगे? आप कितने भी करते रहना, बाहर से देते रहना। लोगों को लगता है कि भैया कोई दवाई बता दो और हम कल्ले बढ़ा लें,
मैंने बोला मिट्टी पे ध्यान दो यार तुम अपनी। मिट्टी अगर तुम्हारा खेत मजबूत हो गया, अब आप और मैं हूँ, हाँ आप लोगों को मैं बता दूं ना, तो कभी कुंवर साहब बीमार पड़ते हैं और ना कभी मैं। हाँ। मेरे को कुंवर साहब बीमार हुए जमाने गुजर गए, कोरोना निकल गया, मुझे जुकाम भी नहीं हुआ। तो मैं वही हम करें, कोरोना में हमने इलेक्शन लड़ाया जी पंचायत का इलेक्शन थे हमारे यूपी में, तो हमने इलेक्शन लड़ाया। इलेक्शन लाने के बाद लोगों बहुत से कोरोना में मर गए। मैं कोरोना में, हमें बुखार जुकाम भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। पूरा इलेक्शन लड़ाया, काउंटिंग कराई, सब कुछ कराया, तब आए। हम बैक्टीरिया के संपर्क में हैं। हाँ बैठे भाई, आप जब तक आप नेचर के पास नहीं रहेंगे, नेचर से आप अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे, तो आपको कोई समस्या प्रकृति के सपोर्ट में जाना पड़ेगा। प्रकृति के पास तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा, 20 दिन के बाद क्या प्रक्रिया था? 20 दिन के बाद मैंने आपको बताया कि आपको डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी आपने लगाई है। मोस्टली लोग सरबती लगाते हैं, बिहार में मोटा चावल लगाते हैं, इतना मोटा चावल होता है। हाँ देखिए, अब जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन, देखिए होता है, जैसे मोटा चावल है, जो भी चावल 3 तरह का चावल है, एक तो हाइब्रिड है, मोटा है, और एक आपका बासमती है। तो हर की फर्टिलाइजिंग अलग अलग तरीके से है। ऐसा नहीं है कि जी आप एक ही तरह से दे दें। तो जैसे अभी आप मोटा लगा रहे हैं, तो मोटा चावल जैसे आप लगा लीजिए 30 से 40 कुंटल तक निकल जाता है एकड़ में। तो एकड़ में जब निकल जाता है 30 से 40 कुंटल, तो उसकी डोज भी ज़्यादा होगी। और जैसा बासमती है, तो बासमती तो 15 से 20 कुंटल निकलता है जी। तो उसकी अच्छा, 20 निकल जाता है। हमने एक बार बोया था कुमार साहब, हमारा तो 12 कुंटल निकल पाया एकड़ में। मैं वही आपसे बता रहा हूँ, 15 से 20 कुंटल करीब निकल जाता है जी। तो डिपेंड करता है कि आपकी कैसे केयरिंग है। मैंने एक जनरल बात बोली मैंने आपको जी। तो एक तो ये है जी, आप बोलिए। तो इस तरह से ये चलता है। बाकी देखिए, डोज, इसीलिए डोज का अंतर है। आप शॉर्ट ड्यूरेशन की है, कम समय की है। अब जितनी भी मोटा अनाज है वो 140 से 155 दिन का चलेगा। 140 दिन में कम में नहीं पकेगा। तो 140 दिन जब टाइम लगेगा, तो उसको डोज भी तो ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल भाई, जब किसी भी आदमी की जब उम्र बढ़ेगी, हाइट अच्छी होगी, लंबाई चौड़ाई अच्छी होगी, तो उसकी डोज भी होगी। और जो कमजोर होगा, मरियल सा होगा, कम खाएगा। तो ये सब चीजें हैं। तो इससे अलग है कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई मतलब है। अगर मैं आपसे पूछूं तो बासमती वाली में आप 12 किलो NPK हाँ पर बीघा, पर बीघा, यानी कि 60 किलो प्रति एकड़ प्रति बीघा काफी है। हाँ, उसके साथ में वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ नहीं। देखिए, वर्मी कंपोस्ट तो आप डाल दो, वो तो कोई समस्या है ही नहीं। उतनी आपकी केमिकल 2 बोरी में मिला के अगर इसको 8-10 दिन रख के भट्टी खाद बना के अगर डाल दें, भट्टी खाद में तो इसका तो बॉन्डिंग टूट जाएगी, थोड़ी बॉडी टूट जाएगी। आप इसके डिपेंड कर, फिर आपको कम डोज कर लेना जी। डोज हमने तो वो डोज बता रहा हूँ, केमिकल वाली जी। अगर आप ये सब कर रहे हो, भट्टी खाद जैसे आप डलवाते हो, आपकी बहुत, तो आप उसको कम कर लो, आप उसको कम कर लो। अच्छा, दूसरी कैटेगरी जो आती है चावल की, सरबती वाली। अब जैसे सरबती भी एक नॉर्मल है। सरबती ऐसे ना बासमती में आता है, ना मोटा चावल में आता है, ना ही कुछ में आता है। पेट भरने वाली कहानी पेड़ है। अब इसका ऐसा है, तो बासमती, उस सरबती को भी आप ज्यादा डोज नहीं दे सकते। अच्छा, जो सरबती को ज्यादा डोज दोगे, वो बड़ी हो जाएगी, लंबी होकर गिर जाएगी। जब गिर जाएगी तो फिर आपको फसल नहीं आएगा। तो आपको डोज उसी हिसाब से देना है। उसमें भी 12, 32, 16, 50 किलो एकड़ का चलेगा। एक बोरी मतलब एक बोरी आप कम डाल लीजिए। यूरिया को मैं जो कहता हूँ कि आप स्प्रे के द्वारा दीजिए, नैनो यूरिया से दीजिए। आपको नैनो का रिजल्ट आया कभी? नैनो का रिजल्ट मेरे को वास्तविकता में नहीं आया कभी। मैं आपको बताऊं नैनो का रिजल्ट क्यों नहीं आया, उसके पीछे रीजन मैं आपको, या तो शायद मैं अच्छे से यूज नहीं कर पाया हूँ उसको। इसके पीछे रीजन है। एक तो वो बोलते हैं 1 शीशी 1 एकड़ के लिए जी, तो उसकी डोज बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। ओके, ये नहीं कि एक बार में उसके, जैसे आपने स्प्रे करा 10 दिन बाद फिर स्प्रे कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसकी डोज थोड़ी सी कम है। और बस केवल स्प्रे करने से, 2 स्प्रे करने से 2 बेनिफिट फायदा होता है। एक तो आपकी धरती, जो आप नाइट्रोजन दे रहे हो, तो आपने जितना भी नाइट्रोजन दिया, तो सारा नाइट्रोजन पौधा नहीं लेता। जब पौधा नहीं लेता, कुछ हवा में उड़ गया, कुछ नीचे चला गया, लीच हो गया, कुछ पौधे ने खा लिया। परंतु आप जितना स्प्रे कर रहे हो, वो सब पौधा लेता है। और पौधा लेने के यूरिया के जो अवशेष हैं वो हमें तंग करते हैं। अब जो वो ज्यादा परेशान करेंगे, तो आपको फसल में बीमारी आएंगी। जैसे अभी आप लोग, बहुत से किसान जाता हुआ तो कहता होगा, मेरी फसल बड़ी हरियाली हो रही है, बिल्कुल रंग ला रही है। तो आप ये समझ लीजिए, उसके खेत में बीमारी आने के चांसेस बढ़ गए। ओके, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो बीमारी हो। अरे वाह, तो ये तो समझ लीजिए आप, क्योंकि वो नाइट्रोजन से वो ग्रोथ होगा। जब सॉफ्ट
उसका मुलायमपन आएगा तो उसमें बीमारी भी बढ़ेगी। आप एकदम से किसी बच्चे को कुछ न्यूट्रल्स दे दीजिए, कुछ जैसे आजकल ग्रोथ आ रहे हैं, सीधी सी बात है, ज्यादा मेकअप करोगे लोग पीछे आएंगे। पीछे आएंगे। तो मतलब ज्यादा अगर ये हमने नाइट्रोजन दिया हाँ तो फसल में कोमलता आ जाती है जी। और कीटों को वहां पे खाने योग्य माहौल मिलता है, वो लपक के उस पे आते हैं। ये एक रीजन है। जी जी।